ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंटरएटॉमिक फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंटरएटॉमिक फोर्सेस। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन जो है, यू हैव नोट्स, ठीक है। सबसे पहली डेफिनेशन है व्हाट इज एन एटम, ठीक है। तो एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। नोट्स में देखते जाइए। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एटम may or may not exist in atom may or may not exist in different states of matter, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी आप बोल सकते चीज का, वो क्या रहता है? एटम रहता है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड डेफिनेशन क्या? व्हाट इज मॉलिक्यूल? यू कैन सी इन योर नोट्स व्हाट इज मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड एंड इट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। और एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है। और एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट ऑफ मैटर। एटम फ्री स्टेट में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी व्हाट इज मॉलिक्यूल। ये हो गया। The number of atom in a molecule of hydrogen is 2, while in case of nylon, number of atoms may be 1000. नायलॉन के केस में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 1000 भी हो सकते हैं, जबकि आपका हाइड्रोजन के केस में, H2 के केस में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इंटरएटॉमिक एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरएटॉमिक फोर्सेस क्या होती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। अगर दो एटम्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम? इंटरएटॉमिक फोर्स, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, अगर कोई हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, उसको क्या बोलेंगे हम? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और एटम्स के बीच में होगी तो इंटरएटॉमिक फोर्स। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है इंटरएटॉमिक फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो पहले मैं बात करूंगा इंटरएटॉमिक फोर्स की। तो इंटरएटॉमिक फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस than intermolecular forces. Interatomic forces are strongest forces than intermolecular forces, ठीक है। उसके बाद है intermolecular forces में क्या आएगा? are 50 to 100 times weak. Intermolecular forces are कितना वीक होती है? 50 से 100 times weaker than interatomic forces. तो interatomic forces जो है, these are strongest forces, okay, then intermolecular forces। और intermolecular forces कितनी वीक होती हैं? 50 to 100 times वीक होती हैं than interatomic forces। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट, interatomic potential energy depends upon the distance between the atoms। interatomic potential energy depends upon the
डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, ठीक है, while intermolecular potential energy depends upon distance between the molecules. Interatomic potential intermolecular potential energy depends upon distance between the molecules. तो ये दो डिफरेंसेस हैं. पहला डिफरेंस क्या कह रहा है कि इंटरएटॉमिक फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होती हैं देन इंटरएटॉमिक फोर्सेस. कितनी? 50 to 100 टाइम्स. नोट्स नहीं है तो हो गया पास इस बार तो. अच्छा, उसके बाद 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी होती हैं? राइट डाउन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, एंड राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो 3 स्टेट्स मैटर की क्या है? सॉलिड है, दूसरी क्या है? लिक्विड है, और तीसरी क्या है? गैस है. तो जो सॉलिड होंगे उनके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है. लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है पैक्ड तो होंगे पर लेस क्लोजली पैक्ड होंगे, और गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा. ठीक है. और तो क्या बोला मैंने? सॉलिड के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स जो क्लोजली पैक्ड होंगे, गैसेस में मॉलिक्यूल्स जो हैं कंपैरेटिवली लेस क्लोजली पैक्ड होंगे, और जो हमारे लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स के अंदर सॉरी गैसेस लिक्विड के अंदर लेस क्लोजली पैक्ड होंगे, जबकि गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एट लार्ज डिस्टेंस यानी बहुत कम क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक है. दूसरा आ जाता है पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल सॉलिड्स के अंदर फिक्स्ड होती है. पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स इज फिक्स्ड, ठीक है. पर लिक्विड के केस में पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो फिक्स नहीं होती है, और कोई डेफिनेट शेप भी नॉट फिक्स्ड, और गैसेस के केस में तो ये बिल्कुल भी नहीं होती है. ठीक है. थर्ड है सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. कोई पत्थर ले लो, उसकी एक पर्टिकुलर शेप होगी, ठीक है. लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है. लिक्विड विल नॉट हैव डेफिनेट शेप. जिस भी कंटेनर के अंदर आप डालोगे वही शेप ले लेगा. उसी तरह से गैसेस जो हैं उनकी भी कोई फिक्स्ड डेफिनेट शेप नहीं होती है. जैसे भी कंटेनर के अंदर आप उनको डालोगे वैसा ही उनका उसी शेप आ जाएगी और उसी का वॉल्यूम आ जाएगा. ठीक है. सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी मिनिमम होती है. सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी मिनिमम होती है, जबकि लिक्विड जो है उनकी एनर्जी ग्रेटर होती है इन कंपैरिजन सॉलिड्स. ठीक है. और जो गैसेस हैं उनकी एनर्जी हाईएस्ट होती है. सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है? गैसेस के पास होती है ना. ये सारे पॉइंट इसमें. हाँ. अच्छा, उसके बाद है अगली डेफिनेशन आती है कि सॉलिड होता क्या है. व्हाट इज अ सॉलिड. ठीक है. तो सॉलिड इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट इंटरनल अरेंजमेंट. द सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर इनकम्प्रेसिबल. हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते. आर इनकम्प्रेसिबल हैविंग लेस एनर्जी. तो क्या बोला? एटम और मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, ठीक है, और हर सॉलिड का अपना डिफरेंट इंटरनल अरेंजमेंट होगा. तीसरी चीज सॉलिड जो है उनकी डेफिनेट शेप होगी, साइज होगा, वॉल्यूम होगा, और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं. इनको हम कंप्रेस, जैसे ये पेन मैंने पकड़ा हुआ है तो मैं इसको दबा नहीं सकता, तो ये क्या हुआ? सॉलिड हुआ. ठीक है. उसके बाद है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड. सॉलिड कितनी तरह के होते हैं? बेटे नोट देखो, मेरी शक्ल पे कुछ नहीं लिखा है. सॉलिड्स कितनी तरह के होते हैं? हाँ, 2 टाइप्स के होते हैं. वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अदर इज एमोर्फस सॉलिड. ठीक है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसमें एटम और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं रेगुलर मैनर में, और
and is repeated again and again within the body of crystal. क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसमें एटम और मॉलिक्यूल जो है वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं और वो मैनर जो है बार बार रिपीट होता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्लेट का, जो छतों पे नहीं डालते हैं स्लेट, वो. तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. दूसरा आता है आपका अमॉर्फस सॉलिड. अमॉर्फस सॉलिड जो होता है उसमें मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो इर्रेगुलर मैनर में होंगे. किस मैनर में होंगे? इर्रेगुलर मैनर में एलोकेटेड होंगे. उसमें बिल्कुल रेगुलर मैनर में नहीं होंगे. किस मैनर में? जो क्रिस्टलाइन है उसमें रेगुलर मैनर में होंगे और जो हमारा अमॉर्फस है उसमें कैसे होंगे? इर्रेगुलर मैनर्स के अंदर सॉलिड्स होंगे. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इसका. तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है ग्लास, रबर, सल्फर. ये सारे के सारे एग्जाम्पल कौन से हैं? अमॉर्फस सॉलिड्स के हैं. ठीक है, तो दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड टू टाइप्स के, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो रेगुलर मैनर में अरेंज्ड रहते हैं. ठीक है, और वो तरीका जो है बार बार क्या होता है? रिपीट होता रहता है विद इन द बॉडी ऑफ क्रिस्टल. जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स जो है, अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं ये इसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इर्रेगुलर मैनर में अरेंज्ड रहते हैं. एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको. ग्लास आ गया, रबर आ गया, सल्फर आ गया, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में इनकी प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. ठीक है, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैव लार्ज रेंज ऑर्डर. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं इनमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैव लार्ज रेंज ऑर्डर. बार बार रिपीट होंगे, बार बार रिपीट होंगे, बार बार रिपीट होंगे. ठीक है, दूसरा क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एटम या मॉलिक्यूल हैव डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट. उनका अरेंजमेंट डेफिनेट भी होता है, साथ में रेगुलर भी होता है. थर्ड वन इज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल रिमेन सेम एवरीवेयर. केमिकल कंपोजिशन जो होगी वो हर जगह पे क्या रहेगी? सेम रहेगी. Chemical composition remains same everywhere. अच्छा, फोर्थ क्या प्रॉपर्टी है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वो भी सेम रहती हैं हर जगह पे, बट उनकी वैल्यूज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. हर जगह पे ऑलमोस्ट सेम रहती है पर उनकी डिफरेंट डायरेक्शंस में वैल्यूज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी. उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो रहते हैं इनके सरफेसेस फ्लैट होते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव फ्लैट सरफेसेस. अगर कोई पॉइंट ना लिखा हो तो साथ साथ लिख लेना नोट्स में. उसके बाद है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स. अमॉर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अमॉर्फस सॉलिड्स जो है इसमें एटम्स जो होते हैं वो इर्रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, और दूसरा आ जाती है इनके अमॉर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टी, दे डू नॉट हैव फ्लैट सरफेसेस. फ्लैट सरफेस का मतलब है ना कटेंगे नहीं. आप रबड़ को आप लगाओ हाथ तो कटेगा नहीं. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्लेट ले लो, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं. उसको आप देखोगे छोटे छोटे उसके पीसेस जो होंगे उससे क्या हो सकता है? कट सकता है. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं अमॉर्फस सॉलिड्स की सेम होती हैं ऑल डायरेक्शन में. हेंस दीज सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर. इसलिए इन सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक बोलते हैं. ठीक है, फोर्थ आ जाता है दीज सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. दीज सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, ये तो हो गया चैप्टर फर्स्ट, इसमें इतना ही था. ठीक है, चैप्टर सेकंड जो है, चैप्टर सेकंड इज इलास्टिसिटी.
चैप्टर सेकंड इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी सिंपल, आप एक रबड़ बैंड ले लो जो आप बालों में लगाते हो, खींचो, इलास्टिक आपने देखा होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड है कि इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलास्टिक बॉडी क्या होती है। इलास्टिक बॉडी क्या होती है? तो ए बॉडी विच कम्स बैक इनटू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड। ठीक है, जैसे आपके पास कोई रबड़ है, आपने उसको खींचा तो वो फोर्स क्या थी? डिफॉर्मिंग फोर्स थी। ठीक है, पर जैसे आपने उस फोर्स को हटा दिया तो रबड़ क्या होता है? अपनी वापस उसी पोजीशन में आ जाता है, उसी शेप के अंदर आ जाता है। या स्प्रिंग ले लो, आपने खींचा, उसकी शेप बदल गई, साइज बदल गया। ठीक है, जैसे आप उसको छोड़ोगे, रिमूव डिफॉर्मिंग फोर्स जिससे उसकी शेप साइज चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आप उस फोर्स को हटा देते हो तो जो उसके पास शेप बचेगी, जो वापिस आ जाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उस तरह की बॉडी जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। तो डेफिनेशन क्या है? ए बॉडी विच कम्स बैक इनटू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिक बॉडी। Second definition of what do you mean by deforming force? A force which changes the configuration of a body. ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी की कन्फिग्रेशन का मतलब है से शेप, साइज, वॉल्यूम। ठीक है, तो उस वो जो फोर्स होगी जो किसी बॉडी के कन्फिग्रेशन को चेंज कर देती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिक और इन इलास्टिक बॉडी। ठीक है, प्लास्टिक बॉडी और या इन इलास्टिक बॉडी, क्योंकि जो ऐसी बॉडी जो इलास्टिक नहीं है तो उस बॉडी को हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। जो बॉडी इलास्टिक नहीं है, जैसे रबड़ है, रबड़ इलास्टिक है, पर आप कोई और चीज ले लीजिए, ये वाली चीज देख लीजिए, तो ये क्या है? ये प्लास्टिक है। आपका पेन क्या है? प्लास्टिक है। आप इसको खींच नहीं सकते, इसकी शेप, साइज, वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए कौन सी बॉडी हुई? प्लास्टिक बॉडी हुई। तो जो प्लास्टिक बॉडी है, ए बॉडी विच डू नॉट कम बैक इनटू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ पाती है आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। आप किसी प्लास्टिक को अगर खींच भी दो, चाहे आप उसको थोड़ा सा हीट अप करो, उसको खींच दो, ठीक है, खींचने के बाद आप उसको छोड़ो तो जो उसका साइज होगा एकदम से वही रह जाएगा, वो अपनी ओरिजिनल शेप जो है या साइज या वॉल्यूम के अंदर वापस नहीं आती है। तो इसको बोलते हैं प्लास्टिक या इनइलास्टिक बॉडी। ठीक है, उसके बाद है चैप्टर का नाम जो था इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी ऐसी एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जिसके कारण वो कम्स बैक इनटू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी in which body comes into its original configuration after removal of deforming force, then this is known as elasticity. अगला है plasticity. It is the property of a body due to which they are unable to regain original configuration after removal of deforming force. तो अभी हमने दो definitions करी, one is इलास्टिसिटी एंड देन इज। तो इसमें बॉडी जो है अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेती है, वापिस आ जाती है अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। ठीक है, पर इसमें क्या होगा? बॉडी विल नॉट रीगेन its original configuration, then this property is known as plasticity. उसके बाद आता है आपका इलास्टिक लिमिट। अब किसी भी रबड़ को, आप एक रबड़ ले लो, आप उसको खींचो 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 खींचो, ठीक है, तो उसकी एक लिमिट होगी, उस लिमिट के बाद वो टूट जाएगा। उस लिमिट के बाद वो, आप हेयर बैंड जो आप लगाते हो उसी को आप खींचो तो एक लिमिट तक वो खींचेगा, उसके बाद क्या होगा? वो टूट जाएगा।
तो वो जो लिमिट रहती है उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द लिमिट अप टू विच डिफॉर्मिंग फोर्स, शेप साइज वॉल्यूम को चेंज करने वाली फोर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इलास्टिक बॉडी के ऊपर टू कम बैक इनटू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज, हाँ, तो ऐसी लिमिट जहां तक हम डिफॉर्मिंग फोर्स जो है किसी भी इलास्टिक बॉडी, किसके ऊपर होगी, ये चीज फिट बैठेगी किसके ऊपर, इलास्टिक बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो ऐसी लिमिट जहां तक हम किसी इलास्टिक बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। उसके बाद है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे मैंने किसी रबड़ की शेप ये थी, ऐसा ही होता है ना लास्ट, है ना, मैंने उसको खींचा ऐसे, उसकी शेप ऐसी हो गई, ठीक है। जैसे मैं अपनी लगाई हुई फोर्स को हटाऊंगा तो उसके ऊपर एक और फोर्स लग रही होगी जो उसको रीस्टोर कर देगी, दोबारा इसी पोजीशन पर ले आएगी, इसी शेप में ले आएगी, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स, या आप बोल सकते हो डिफॉर्मिंग फोर्स भी। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी, डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होगी, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया, या रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन, तो हम नॉर्मली हम बोल देते हैं फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। तो जब हम रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे तब आप समझ जाओगे वो क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है। तो अब एसआई यूनिट्स क्या होंगे, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, एरिया के यूनिट क्या होंगे, मीटर स्क्वायर, यहां भी वही होंगे, न्यूटन और मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सीजीएस में लिखने हैं तो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे यूनिट्स, ठीक है। अब स्ट्रेस कितनी तरह का होता है, स्ट्रेस कितनी तरह का होता है, तो स्ट्रेस जो है वो 2 टाइप्स का होगा, ठीक है। स्ट्रेस जो है दो तरह का रहेगा, वन इज नॉर्मल स्ट्रेस, या इसको हम बोल देते हैं टेंसाइल, ठीक है। और दूसरा स्ट्रेस जो होगा वो होगा शियर स्ट्रेस होगा, और उसको हम बोल देते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, या टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कह देते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, इट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी। तो इसमें क्या होगा, जो भी फोर्स किसी, ये मान लो कोई बॉडी है, इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रही है वो इसके ऊपर लगेगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्या खींचना है, नीचे को खींचना है तब भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी। तो जब फोर्स जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती है तो दैट स्ट्रेस इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। और अगर इसके ऊपर फोर्स इस तरफ को लग रही है, जैसे बॉडी है, मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं,
इसमें था या तो मैं इसको ऊपर को खींच रहा हूं या नीचे को दबा रहा हूं या नीचे को खींच रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या होगा, चाहे मैं इधर को खींचूं चाहे मैं इधर को खींचूं, तो इस तरह का स्ट्रेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, शियर स्ट्रेस रहेगा या टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस जो रहेगा इसमें डिफॉर्मिंग या रिस्टोरिंग फोर्स, ये जो मैं अभी लगा रहा हूं खींचने वाली फोर्सेस ये है डिफॉर्मिंग। ठीक है, मैंने इसको खींचा, मान लो इसकी शेप इतनी बड़ी हो गई, तो डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे लगेगी जो इसको वापस अपनी ओरिजिनल शेप या साइज में ले आएगी। तो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक्टिंग टेंजेंशियली, ये जो डायरेक्शन है टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है चाहे नीचे से ऊपर को है चाहे ऊपर से नीचे को है, इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो जब फोर्स जो है चाहे रिस्टोरिंग फोर्स हो चाहे डिफॉर्मिंग फोर्स हो, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगी ऑन द बॉडी, देन द स्ट्रेस इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस। और जब फोर्स जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करेगी, चाहे डिफॉर्मिंग हो चाहे रिस्टोरिंग हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस बोलेंगे। इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है स्ट्रेन। नेक्स्ट है स्ट्रेन। ठीक है, अब मान लो मैंने किसी चीज को खींच दिया, ठीक है, कोई भी बॉडी है, उसका साइज इतना है, ठीक है, मैंने इस बॉडी को खींचा, रबड़ी है मान लो, ठीक है, रबड़ी है, मैंने इसको ऐसे खींचा, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। इसका साइज बड़ा हो गया। मान लो मैं इसकी लेंथ पहले कितनी थी, L थी, ठीक है, अब बढ़ के इसकी लेंथ कितनी हो गई, L डैश। ठीक है, पहले इसकी लेंथ कितनी थी, L थी। जब मैंने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, जब मैंने इसके ऊपर टेंजेंशियल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करा, तो इस बॉडी की लेंथ जो है वो चेंज हो गई। तो जो चेंज्ड, तो स्ट्रेन क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहां पे ओरिजिनल डायमेंशन कितनी है, ठीक है, चेंज डायमेंशन L डैश, तो स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन, सॉरी हाँ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन तो चेंज इन डायमेंशन क्या है, L डैश, ओरिजिनल कितनी है L, तो ये आ जाएगा आपका स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोलता है टाइप्स क्या होते हैं स्ट्रेन के, टाइप्स क्या होते हैं स्ट्रेन के, तो स्ट्रेन के टाइप्स भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन जो है वो तीन तरह का रहेगा। ठीक है, पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तीसरा शियर स्ट्रेन। फर्स्ट इज ठीक है, दूसरा कौन सा है, और तीसरा कौन सा है, शियर स्ट्रेन। आपने यहीं से समझ लेना है, ये जो मैं बना रहा हूं फ्लो चार्ट, इसी से आपको समझ आ जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है, लॉन्गी L लेंथ, बात हो रही है लेंथ की। अगर लेंथ चेंज हो किसी बॉडी की, किसी बॉडी की लेंथ चेंज हो, ठीक है, यानी हाँ, किसी बॉडी की लेंथ चेंज हो, जब अभी हम जो पिछला एग्जांपल कर रहे थे उसमें क्या चेंज हो रहा था, लेंथ चेंज हो रही थी। ठीक है, अब मैं दूसरी बात करूं वॉल्यूमेट्रिक की, तो वॉल्यूमेट्रिक में आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, गुब्बारा है,
उसमें हवा भरेंगे, उसका क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, उसका क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो वहां पे स्ट्रेन कौन सा आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। और शियर स्ट्रेन जो है उसमें क्या होता है, शियर स्ट्रेन के अंदर शेप चेंज हो जाए, किसी बॉडी की शेप चेंज हो जाए तो कैसा स्ट्रेन होगा, शियर स्ट्रेन होगा। तो मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं, मैं डायग्राम से आपको कि अगर किसी बॉडी की लेंथ, कोई बॉडी इतनी है, ठीक है, उसकी लेंथ बढ़ के इतनी हो जाए, ओरिजिनल लेंथ ये थी, ये एल डैश, तो इस तरह का जो होगा स्ट्रेन वो होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या आएगी, ओरिजिनल लेंथ, सॉरी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये एल एस लिख रहा हूं मैं, क्या आया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन कैसा आ गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर किसी बॉडी का वॉल्यूम ही चेंज हो जाए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या आपका बैलून आ गया, ठीक है, ये फुटबॉल है, उसके अंदर अब जैसे आप हवा भरोगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो वहां पे अगर किसी बॉडी का वॉल्यूम ही बदल गया तो ये क्या, अगर पहले वॉल्यूम V था, बाद में वॉल्यूम V डैश हो गया, तो ये क्या आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, V डैश अपॉन V, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और अगर किसी बॉडी की शेप, मान लो ये कोई बॉक्स है, ठीक है, ये कोई बॉक्स है, ऐसी शेप है इसकी, ठीक है, मैंने इसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अप्लाई किया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये होगा, सॉरी शियर स्ट्रेन अप्लाई किया, तो हुआ क्या, इसकी शेप चेंज हो गई, ये टेढ़ा हो गया, शेप ही बदल गई। इसकी शेप ही चेंज हो गई। ठीक है, तो उस तरह का जो स्ट्रेन होगा जिसमें शेप चेंज हो जाती है, इस तरह के स्ट्रेन को हम क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेन क्या, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और शियर स्ट्रेन के चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। तो इसके हम कोई वो नहीं दे सकते हैं, साइज नहीं बता सकते हैं, शेप में कोई हम इस तरह से मैथमेटिकली नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एंगल ऑफ शियर क्या होता है, नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगल ऑफ शियर। एंगल ऑफ शियर क्या रहता है, एंगल ऑफ शियर जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने कहा इसकी शेप बदल जाएगी। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में, तो अब क्या हुआ, ठीक है, ये तो अभी है सेम शेप, पर जैसे मैंने इसको लॉन्गिट्यूडनल, मैंने शियर स्ट्रेन अप्लाई करा इसमें, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो होगा क्या, ये स्ट्रेट ना रह के क्या हो जाएगा, इसमें
टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा बनाने नहीं आ रहा मेरे को। ये एक्चुअल शेप है, शियर स्ट्रेन अप्लाई करा, अब इसकी शेप बदल जाएगी। इस तरह से इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो ये जो एंगल रहेगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ऐसे था ना ये स्ट्रेट, ऐसे हो गया, तो स्ट्रेट और इसके बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ शियर। ठीक है, तो ये जो एंगल रहेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ शियर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एंगल ऑफ शियर, इट इज द एंगल थ्रू विच द लाइन ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू फिक्स्ड प्लेन गेट्स टर्न्ड बाय अप्लाइंग टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग स्ट्रेस या फोर्स इज नोन एज एंगल ऑफ शियर। हमने डिफॉर्मिंग फोर्स ये वाली लगाई हमने, ठीक है, उसके कारण जो परपेंडिकुलर जो वर्टिकल था वो क्या हुआ, चेंज, डिफॉर्म हो गया। तो जो एंगल बनेगा वर्टिकल में और डिफॉर्मिंग लाइन के अंदर, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ शियर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज हुक्स लॉ। नेक्स्ट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस अप्लाइड टू ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। कि जो भी हम किसी बॉडी के ऊपर हम स्ट्रेस ही लगाते हैं ना, चाहे लॉन्गिट्यूडनल लगाएं, चाहे नॉर्मल स्ट्रेस लगाएं, चाहे टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाएं, दो ही थे, स्ट्रेन तीन थे, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक एंड शियर। स्ट्रेस कितने थे, दो ही थे, एक नॉर्मल स्ट्रेस था और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस था। तो हुक्स लॉ ने क्या कहा कि अगर जो हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी के अंदर। अब मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया, मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की, दैट मींस मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया। ठीक है, तो उस बॉडी के अंदर क्या आया, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब वो खींची है ना, वो खींची, तो बोलते हैं जो स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कहता है हुक्स लॉ, वेरी सिंपल, कि स्ट्रेस अप्लाइड टू ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो, ठीक है, इक्वल टू कोई कांस्टेंट लिख दो, ठीक है, तो स्ट्रेन को इधर ले आओ, के, और इसको ये कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं हम हुक्स, इसको हम कहते हैं हुक्स कांस्टेंट। ठीक है, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ, या और क्या बोलते हैं, हाँ, मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी हम इसको कहते हैं। सिंपल है, ठीक है।
अच्छा, के की वैल्यू जो है डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर। द वैल्यू ऑफ के, इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मटेरियल ऑफ बॉडी, किस मटेरियल की बॉडी बनी हुई है, रबड़ की है, या डिपेंड करेगी किस तरीके से हमने उसको डिफॉर्म किया, डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे लगाई। कि हमने कैसे उसको डिफॉर्म किया। ठीक है, तो के की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी कि मटेरियल क्या है बॉडी का, और दूसरा डिपेंड करेगी किसके ऊपर, डिपेंड करेगी डिफॉर्मिंग फोर्स के ऊपर। तू कहां से पढ़ रहा है, तेरे नोट्स कहां है? नोट्स नहीं, बुक है। तो बेटा बुक में तो बड़ा कुछ है, इसके नहीं लाया है ही नहीं, आज लो। ठीक है, तो के की वैल्यू दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी कि मटेरियल किस बॉडी से, बॉडी किस मटेरियल से बनी हुई है और किस तरीके से हम उसको ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आपका व्हाट इज यंग्स मॉडुलस। एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। कौन सा मॉडुलस? तो ये रेशियो है किसकी, नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्योंकि जब हम नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो बॉडी के अंदर स्ट्रेन कैसा प्रोड्यूस होता है, लॉन्गिट्यूडनल, उसकी लेंथ चेंज होती है। जैसे सिंपल है, ये बॉडी है, इसकी लेंथ क्या है, ये L है। ठीक है, मैं इसके ऊपर कौन सा स्ट्रेस लगाऊंगा, नॉर्मल स्ट्रेस लगाऊंगा, तो चेंज क्या होगा, इसकी लेंथ चेंज होगी। तो इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस जो है इसको हम लिखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और इसको नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो लेंथ L है, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L है। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन लेंथ। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कुछ एरिया के ऊपर लग रही है, फोर्स अपॉन सम एरिया। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ लोगे ना इसको, ठीक है, डेल्टा L अपॉन L। ठीक है, तो आपका यंग्स मॉडुलस Y क्या आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी F अपॉन A अपॉन डेल्टा L अपॉन L। तो क्या आ जाएगा, F इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा L। क्लियर है? यहां से अगर आप इसके यूनिट्स भी निकालोगे तो यूनिट्स वही आएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप एरिया इसका, अगर आपको रेडियस पता है, ठीक है, रेडियस पता है, तो ये एरिया कितना आ जाएगा, सर्कल है पाई आर स्क्वायर, तो आप यहाँ पे एरिया की जगह क्या लिख सकते हो, F इंटू L अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा L।
ठीक है, तो ये आ गया आपका यंग्स मॉडुलस, बाकी करेंगे कल।